नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज 24 प्राइम के टॉप टू सुनी सीरीज में। मित्रों, आज चर्चा का विषय है पुनः एक बार बंगाल। बंगाल इसलिए कि आज ही भाजपा के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे हैं अपने राजनीतिक दौरे पे। इससे पहले बंगाल की कंट्रोवर्सी थी 3 आईपीएस को वापस बुलाने को लेकर के, जो बंगाल और केंद्र के बीच में सीट युद्ध प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व भाजपा वर्सेस टीएमसी गत कई महीनों से ये बवाल चल रहा है, जो हिंसा हो रही है। आज अमित शाह के पहुंचने के साथ टीएमसी के 12 से 14 कद्दावर नेताओं की भाजपा में ज्वाइन होने की खबर आम है। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि इन नेताओं के भाजपा में आने से टीएमसी का गढ़ ध्वस्त होगा। इन नेताओं ने टीएमसी छोड़ने का प्रमुख कारण टीएमसी में बढ़ता हुआ भाई भतीजावाद ये आरोप लगाया गया। साथियों, बात ये है कि जिस तरीके से अमित शाह का बंगाल जाना और उसके बाद टीएमसी में एकदम से बदलाव की ये स्थिति का उत्पन्न होना, उनके नेताओं का टीएमसी छोड़ना, भाजपा की तरफ आकर्षित होना, इस पूरे प्रकरण में एक मुख्य मुद्दा निकल के आता है कि क्या इस बदलाव से बंगाल की आम जनता को कुछ हासिल होगा? क्या टीएमसी और भाजपा के बीच में जो टकराव की एक स्थिति है वो समाप्त होगी? मैंने पहले भी अपने वीडियो पर एक शंका जाहिर करी थी, जब चुनाव आयोग की टीम वेस्ट बंगाल पहुंची थी लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी के लिए रिगार्डिंग द इलेक्शंस, फोर्थकमिंग इलेक्शंस। मित्रों, किस व्यवस्था का पोषण कर रहे हैं, ये बड़ी गंभीर बात है। मैं बार बार अपने वीडियोस के माध्यम से आम जनता का ध्यान इस संदर्भ में आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में हिंदुस्तान में लोकतंत्र है या राजशाही पार्टी तंत्र के नाम पर हिंदुस्तान में व्याप्त है। जो सरकार केंद्र हो या राज्य सत्ता में आती है, उसकी अपनी मनमर्जी चलने लगती है। जन सामान्य से जुड़े विषयों पर कोई परिचर्चा नहीं। जनता, खास करके मध्यम वर्ग, जो 52 से 57% देश की आबादी का एक प्रमुख वर्ग है, वो जिस तरह नजरअंदाज हो रहा है, जिस तरीके से उसका दमन और शोषण हो रहा है, ये वो वर्ग है मित्रों जो सरकार से बहुत कुछ अपेक्षित नहीं है। ये बस इतनी अपेक्षा रखता है कि किसी तरीके से इसके और उसके परिवार को जीवन यापन के सुलभ साधन उपलब्ध रहें। ये आपसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की ख्वाहिश नहीं करता, ये अरबों करोड़ों के क्या कहते हैं व्यवसाय की ख्वाहिश नहीं रखता। ये 2 जून की रोजी और रोटी के लिए ये वर्ग परेशान है कि किस तरह सम्मान पूर्वक इसका और इसके परिवार का जीवन यापन रहे, बच्चों को नौकरी मिले या बच्चों का व्यवसाय सकुशल चले। मैं आज इनकम टैक्स का फॉर्म देख रहा था अपने एक मित्र के यहाँ बैठ के, वो व्यवसायी हैं, 64 पन्ने का फॉर्म। मजा आ गया देख के कि आधुनिकता की दौड़ में जहां तक एक हम वोकल फॉर लोकल का नारा दे रहे हैं, 64 पन्ने का इनकम टैक्स का फॉर्म। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक तरफ तो पेपरलेस वर्किंग की बात हो रही है, दूसरी तरफ 64 पन्ने का इनकम टैक्स का फॉर्म क्या एक आम आदमी भर पाएगा, एक आम व्यापारी भर पाएगा? ये सोचने का विषय है। उस व्यापारी पर इनकम टैक्स ने एक और खर्चा लगा दिया कि आप किसी प्रोफेशनल को जबरिया हायर करें। तो क्या ये व्यवस्थाएं जनता की सुलभता और सुगमता के लिए है या जटिलता बढ़ा करके जनता से अतिरिक्त दोहन के लिए? अच्छा, फिर इस इनकम टैक्स को देने के बाद हमें हासिल क्या होता है? कि मुख्य मुद्दा, हम सड़क पर मार दिए जाते हैं, हमें लूट लिया जाता है, आम आदमी की बहु बेटियों के साथ बलात्कार होता है, सरकार बैठ जाती है, आधिकारिक दावे कि हमारा प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश, और अपराध हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में अपराध बढ़ रहा है। इनकम टैक्स देने के बाद हमको इस बात की भी गारंटी नहीं कि हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, वो प्राइवेट हो या सरकारी, छीन और जाती।
इनकम टैक्स देने के बाद हमको इस बात की भी गारंटी नहीं कि हमको सम्मान पूर्वक जीवन के अवसर प्राप्त होंगे। इनकम टैक्स देने के बाद हमको इस बात की भी गारंटी नहीं कि हमको समुचित शिक्षा, सुलभ शिक्षा, मैं सुलभ शिक्षा की बात इसलिए कर रहा हूं कि वो शिक्षा जो एक आम आदमी के बस में हो वो मिलेगी, हमारे बच्चों को भविष्य मिलेगा। इनकम टैक्स देने के बाद हमको ये भी गारंटी नहीं है कि हमको उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या सरकार की तरफ से प्राप्त होंगी। अरबों खरबों के बजट आते हैं, बंदरबाट होता है। कानपुर का एक हवाला लूँ, अभी कोविड रेजिम में केवल सांसद और विधायक निधि से 8 करोड़ 14 लाख रुपया सीएमओ कानपुर को मिला। लगातार जनसूचना मांगे जाने के बावजूद सीएमओ उपलब्ध नहीं करा रहा। तो क्या हमारा टैक्स इन अधिकारियों की जेब भरने के लिए और कोड पे खाद 64 पन्ने का हम इनकम टैक्स रिटर्न भरें? क्या मजाक है। मोदी सरकार में जटिलताएं बढ़ रही हैं। ऑनलाइन के नाम पर जटिलताओं में आम आदमी जकड़ा जा रहा है। सरकार को हर चीज का हिसाब आपसे चाहिए, परंतु सरकार हर चीज का हिसाब देने को तैयार नहीं। इसमें दो राय नहीं। कांग्रेस शासन में लूट होती थी, बेईमानी होती थी, गबन होते थे, घोटाले होते थे, लेकिन आम आदमी जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं, पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 22% कॉरपोरेट की बात नहीं कर रहा जो 18 से 22% है, मैं 32 से 37% बीपीएल की बात नहीं कर रहा। हिंदुस्तान की सरकार की व्यवस्थाओं का दोहन का शिकार मध्यम वर्ग है। ये वो मध्यम वर्ग है ना जो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये वो मध्यम वर्ग है जो 25-30 हजार रुपया महीना कमाता है, किसी तरह अपने परिवार को पाल रहा है। उसके ऊपर इतना जबरिया प्रभाव, सोच का विषय है। सरकारें हम टैक्स इसलिए देते हैं कि हमारे जीवन को सुगम और सुलभ करने के लिए सरकारी व्यवस्थाएं हों। टैक्स हम इसलिए नहीं देते हैं कि जटिलताएं हमारे जीवन में आए। व्यवस्था और प्रक्रिया के नाम पर हमारा शारीरिक और मानसिक और आर्थिक दोहन हो। सोचिए, अगर एक आम व्यापारी इसी तरीके से अगर इस व्यवस्था का शिकार होगा तो क्या होगा? क्या वो इतना कर पाएगा? यही प्रश्न अब बंगाल में, जिस तरीके से टीएमसी के नेता टूट के भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा ने पूरी अपनी मंत्रियों की फौज छोड़ दी है, तो क्या इससे बंगाल की जनता को, आम आदमी को कोई राहत मिलेगी? बड़ा गंभीर प्रश्न है। क्योंकि हिंदुस्तान में चाहे वो महाराष्ट्र की एनसीपी, सीपी, शिवसेना की सरकार हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी देख लीजिए, पार्टियों की सरकार है, आम जनता कहीं भी सामने नहीं दिख रही। मैंने कई बार आप लोगों से बात अपनी इस चर्चा में इस बात को बार बार उठाया है कि क्यों कल नहीं, जब एक विधायक को अपनी पार्टी और निष्ठा बदलने का अधिकार है तो एक आम आदमी को अपना वोट बदलने का अधिकार दिया जा रहा है। यदि ये लोकतंत्र है तो अब साहब कुछ तथाकथित राजनीतिक जानकार कहेंगे इससे अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। आप करें तो व्यवस्था, हम करें तो अव्यवस्था। शर्म की बात है। क्या यही संविधान में हर आदमी को समानता का अधिकार दिया गया? सोचिए, एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो तथाकथित राजनीतिज्ञ है, जेल में रह करके 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, और एक सामान्य आदमी जो जेल में है, जिसको अपराधी कह के जेल में बंद किया गया, जिसके ऊपर भी मुकदमा निर्णीत नहीं है, उसको वोट देने तक का अधिकार नहीं। और राजनीतिक ज्ञाता क्या कहते हैं कि साहब वो तो विद्वेष बस उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, वरना वो तो हिंदुस्तान का, दुनिया के सबसे शरीफ इंसान है। याद हो सपा का वो रिजीम, जब उन्होंने एक बड़े कद्दावर नेता के ऊपर सारे मुकदमे खत्म करने का जो एक फैसला लिया था, और उसी स्थिति को रिपीट किया। भाजपा ने एक बहुत बड़े कद्दावर नेता के ऊपर से सारे मुकदमे वापस लेने का फरमान जारी कर दिया था। ये तो भला हो हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था का, जो जिसका जमीर अभी भी एक हद तक जिंदा है। दोनों ही मामलों में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और ये होने से रोका। एक आम आदमी के लिए छूट नहीं है, पर एक नेता के लिए सारी छूट है। प्रश्न ये उठता है कि हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं या प्रत्यक्ष में हम अपना शासक चुन रहे हैं।
अमित शाह के बंगाल जाने के बाद क्या इस बात की गारंटी है कि वहाँ के हिंदुओं के ऊपर हो रही हिंसा रुक जाएगी? अमित शाह के बंगाल जाने के बाद क्या इस बात की गारंटी है कि बंगाल का आम नागरिक हो, चाहे हिंदू हो या बंगाली हो, उसको सुलभ जीवन के साधन मिलेंगे? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। क्या 13, 14, 15 या आने वाले समय में 20-25 टीएमसी के बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो जाने से बंगाल का मुस्तकबिल बदल जाएगा? क्या बंगाल से जो अवैध प्रवासी है बांग्लादेशी, क्या उनको निकाल दिया जाएगा? क्या उन 15 लाख राशन कार्ड जो मोदी सरकार बनते ही बंगाल में सरेंडर हो गए थे, क्या उन फर्जी या अवैध राशन कार्ड बनाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी सरकार अगर बंगाल में भाग्यवश अगर भाजपा आती है? क्या वो 1.5 लाख कंपनियां जो केवल पश्चिम बंगाल में डिफंक हुई हैं, एट ए टाइम बंद हुई हैं, क्या उन कंपनियों के पंजीकरण वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? यदि नहीं होगी तो आम आदमी को हासिल क्या होगा? क्या वो महंगाई कम होगी? क्या वो बंगाल के लोगों के जीवन की सुलभता और सुगमता की गारंटी देगी? नहीं देगी तो ये पार्टियां बदलने का फायदा किसको होगा? ये पार्टियां बदलने का फायदा इन नेताओं को होगा जिनको टीएमसी में भविष्य नहीं दिख रहा है, और जिस तेजी से भाजपा आ रही है हिंदू एजेंडे को लेकर के, उस तेजी से उनको लग रहा है कि बंगाल में उनका भविष्य सुरक्षित है। साथियों, मुद्दा मेरा यहाँ बात करने का ये है, बंगाल और बिहार और पंजाब की बात नहीं है। बात ये है कि ये जो पार्टी बदलने की नीतियां हैं एंड टाइम पे, क्या ये जन कल्याणकारी हित की सोच रखती है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। या इसमें इन नेताओं का व्यक्तिगत स्वार्थ निहित रहता है? सोचना पड़ेगा। इसलिए सोचना पड़ेगा कि जितना ज्यादा लोकतंत्र शब्द का दुरुपयोग हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान की सरकारें जो स्वयं न्यायपालिका की अवमानना गए बगाए करती रहती हैं जनबल के नाम पर, या जो साहबानों की कांग्रेस सरकार बिल ले आई थी, SC/ST पर भाजपा सरकार बिल ले आई, तो अगर आपको बिल ही लाना है तो बेकार व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था को दरकिनारा करिए। क्या आवश्यकता है? क्यों कर सुप्रीम कोर्ट में कोई बात जाती हो? अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर आप सरकार होकर के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो एक आम जनता से क्या उम्मीद करते हो? क्या कोर्ट के प्रति सम्मान का भाव रखेगा? ये बड़ा गंभीर और गूढ़ प्रश्न है। गूढ़ इसलिए है कि हमको सोचना पड़ेगा कि संविधान और उसकी व्यवस्थाओं के प्रति जनमानस में सम्मान कैसे लाया जाए। और सम्मान तो तब आएगा ना जब हम अपने मानवीयों को सम्मान करता हुआ देखेंगे। कांग्रेसिज्म की बात याद करें, कई बार कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि न्यायपालिका अपनी हद में रहे, न्यायपालिका अपनी हद में रहे। नेता बताएंगे न्यायपालिका की हद क्या है? जब हर चीज न्याय की किताबों में वर्णित है, एक शब्द स्पेसिफाइड है, तो अब ये नेता बताएंगे, वो नेता जो हमारे टैक्स के पैसों पे जिनकी सुख सुविधाएं और जिनका जो है क्या कहते हैं आधार है। ये अवमानना है, ये संवैधानिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग है। उम्मीद करते हैं कि शायद अमित शाह के बंगाल जाने से बंगाल की आम जनता का भविष्य मुस्तकबिल सुधरे, परंतु ये विचारणीय प्रश्न है कि क्यों कर इलेक्शन के दौरान ही या मौके विशेष पर ही पार्टी बदलने की ये प्रथा जो हिंदुस्तान में व्याप्त है, ये जन कल्याण में है या व्यक्तिगत कल्याण में है? इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं। सोचिए, विचार करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमको लाइक करिए। नमस्कार।